हमारे साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब। इस वक्त ये सवाल उठे थे ज़ाहिर पहले भी कि मॉनिटरिंग जज लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, 6 महीने में फैसला देना है। अब जो एफिडेविट है उसमें आपने ज़ाहिर उस एफिडेविट को लेके आपने नून लीग पर तो सवालात उठा दिए, शरीफ ख़ानदान पर, बट आपको नहीं लगता कि बहुत सारे सवालात उठते हैं कि मॉनिटरिंग जज तो लगे इसलिए थे कि इस केस में ट्रायल में कोई इन्फ्लुएंस ना हो, मगर वो जज साहब कह रहे हैं मुझे बार बार डराया भी गया, मुझे बार बार रिश्वत भी दी गई, ट्रायल के दौरान भी ट्रायल के बाद भी, तो फिर मगर उन्होंने ना किसी को बताया ना कोई मामला हुआ है, तो पूरे के पूरे प्रोसेस पर नहीं सवाल उठ गए? जी बिल्कुल शाहजेब, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। जो जज साहब हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, उनका कंडक्ट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन इसके साथ साथ अगर इन्हीं के एफिडेविट की बेस के ऊपर हम कहते हैं इनका कंडक्ट सवालिया निशान है, तो उस एफिडेविट में जो बाकी लोगों का जिक्र है वो भी एक सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ ये पूरा सिलसिला अपॉइंटमेंट से देखना पड़ेगा कि क्यों कर ये अपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि एक पटिशनर की तरफ से डेलिब्रेट एफर्ट करके ये केस ट्रांसफ़र भी हुआ इनके सामने। और ये बिल्कुल इनको देखिए, आप ये तो वैसे भी अगर आपको कोई इंटरेस्टेड पार्टी आपको कांटेक्ट करती है, रब्ता करती है, तो आपको फौरी तौर पे अगर बेशक मॉनिटरिंग जज ना भी हों तो आपको रिपोर्ट करनी चाहिए, बिकॉज ऐसी चीज़ें जो हैं वो कल सवाल उठा सकती हैं। तो जज का कंडक्ट बिल्कुल एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, और उसी चीज़ को सामने रखते हुए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें उनके ज़िम्मेदारियों से सबकदोश किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी इस केस के अंदर पूरी एक दास्तान बयान की गई है, वो भी एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ है और एक सवालिया निशान है। क्योंकि अगर देखिए इनका जो इस एफिडेविट के अंदर चीज़ें बयान की हुई हैं उनको सामने रखा जाए, तो ये तो पूरा ही एक समझिए कि रिश्वत, धमकियाँ और ब्लैकमेलिंग का एक पूरा सिलसिला सामने आता है। तो वो चीज़ भी, दोनों चीज़ों का मैं समझता हूँ जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि इस केस में किस तरह से। जो आपने पहली बात की कि इनकी तैनाती कैसी है, उनको केस कैसे ट्रांसफ़र हुआ, ये एहतसाब अदालत के जज तैनात हुए हैं फरवरी 2018 में, फिर केस इनको ट्रांसफ़र होता है बाद में जब नवाज शरीफ की या नून लीग की हुकूमत नहीं थी। तो कैसे आप कह रहे हैं कि क्या ताल्लुक बनता है इसमें? देखिए ये तो फरवरी 2018 में जब अपॉइंट हुए, लेकिन ये केस जब पहली केस के अंदर फैसला आता है एवन फील्ड के अंदर, तो ये केस ट्रांसफ़र होता है पटिशनर जो इसमें अक्यूज पर्सन थे उनकी पटिशन के ऊपर। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन की थी और उस पटिशन के नतीजे में ये केस ट्रांसफ़र हो जाता है अरशद मलिक साहब की अदालत में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बात इसमें जो लिखी हुई है, जैसे नासिर जंजुआ ने आके इनको बताया कि आपको तो अपॉइंट ही हमने करवाया है, तो इसका मतलब है कि क्योंकि वो एक ऐसा जज था जिसको वो अप्रोच कर सकते थे, जिसके पास जा सकते थे, क्योंकि जो भी उनके पिछले रवाबित थे या उनके पास कोई चीज़। मगर ये तो जज साहब कह रहे हैं ना, और जज साहब ने अभी तक जितनी बातें की हैं वो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठाती हैं। अब आपने कहा कि जंजुआ ने इनसे कहा और जज साहब ने अपने एफिडेविट में कह दिया, तो ये आप जज मोहम्मद बशीर के पास थे पहले सारे के सारे केसेस, तीनों रेफरेंसेस। पहले शरीफ ख़ानदान की तरफ से ये कहा गया कि जी सारे के सारे लिंक्ड हैं तो एक ही रेफरेंस हो, मगर नहीं 3 थे। फिर उन्होंने अदालत से जाके ये इस्तदा की शरीफ ख़ानदान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जी तीनों का फैसला एक साथ सुनाया जाए, ना कि अलग अलग सुनाया जाए। वो इस्तदा भी मुस्तरद हो गई, एविडेंस एक साथ हो, जिरा एक साथ हो, वो इस्तदा मुस्तरद हो गई। तो वो तो चाहते थे कि जज मोहम्मद बशीर साहब ही सारे के सारे फैसले एक साथ सुना दें, मगर ऐसा हुआ नहीं। 22 जून 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी उनकी ये अपील, जिसकी वजह से मोहम्मद बशीर साहब ने एक का फैसला सुनाया और फिर इन्होंने कहा कि बाकियों का फैसला भी ये कैसे सुनाएंगे, तो अपना माइंड बता चुके हैं। तो ये तो चाहते थे शरीफ खानदानी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मानी। नहीं, देखें ये नहीं था, ये इस तरह से नहीं है। वो ये चाहते थे कि पहले आप तमाम केसेस को सुने ताकि केस देर तक चलते रहें। तो केस तो जो केस अगर जिसकी कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है उसमें वो फैसला करें, और दूसरा ये था कि तमाम के फैसले एक साथ दें। वो भी एक डिलेइंग टैक्टिक था कि इसको डिले किया जाए। लेकिन जब वो देखा कि एक केस को सुन के, और उसमें जारी बात है वो अपील में गए, उनकी बात नहीं सुनी गई और कहा गया कि तीनों केसेस आपस से मुख्तलिफ हैं, इसलिए तीनों का फैसला अलग से दिया जा सकता है और उनको कंक्लूड भी अलग से किया जा सकता है। तो उसके ऊपर ये फिर जब वो उसका फैसला आ गया तो एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई केस को ट्रांसफर कराने की, क्योंकि उससे पहले बशीर साहब के ऊपर 22 को लेकर या किसी और चीज को नहीं, शहजाद अकबर साहब अपॉर्चुनिटी तो बाद में पैदा हुई ना।
फरवरी 2018 में अगर इन्होंने इस नियत के साथ जज अरशद मलिक को एहतसाब अदालत में लगवाया था कि इन्होंने बाद में शरीफ खानदान के केस सुनने हैं, तो शरीफ खानदान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा क्यों कर रहा था कि मोहम्मद बशीर साहब ने जो तीनों रेफरेंसेस हैं और एक साहब का फैसला एक साथ सुनाएं और ये जरा एक साथ हो जाए, ये क्यों कर रहा था? अगर वो ये चाहते थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं माना, जिसकी वजह से मोहम्मद बशीर साहब ने एक फैसला सुनाया, जिसकी वजह से फिर उन्होंने इस्तदा की कि अपना माइंड अप्लाई कर चुके, इसलिए किसी दूसरे जज को ये मुंतकिल किया जाए। नहीं, देखिए वो क्यों चाहते थे कि वो सारा एक्सरसाइज सुनाए, वो चीज़ बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से चीज़ें इवेंट्स हुए हैं उनको बयान कर रहा हूँ। और उन चीज़ों का इवेंट का ये बयान है कि जब एक केस में फ़ैसला आ गया तो उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करने की जब दरख्वास्त गई तो वहाँ पर कोई तीसरा जज नहीं था, वो इवेंचुअली इनके सामने आना था। ये भी मुमकिन है कि ऐसा ना हो, लेकिन बात यह है कि ये जो एफिडेविट के अंदर चीज़ आई है कि वो नासिर भट्ट, सवाल ये भी पैदा होगा कि क्या वो नासिर जंजुआ साहब ने उनसे फरवरी के बाद उनके अपॉइंटमेंट के बाद मुलाकात की और ये बतलाया, तो ये दोनों चीज़ें वही चीज़ें जो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, तो उसको जब देखा जाएगा और इसमें अदलिया ही करेगी, बिकॉज अपॉइंटमेंट की जो बेसिक चीज़ होती है और उसकी उनकी रिट्रीवल भी होती है वो अदलिया ही करती है, तो उसके अंदर ये चीज़ भी ज़रूर देखी जानी चाहिए कि ये अपॉइंटमेंट से ये मनसूबा बनाया गया था या बाद में। क्योंकि देखिए एफिडेविट के अंदर ये है कि इनको जो ब्लैकमेल करना शुरू किया और जो कहना शुरू किया वो फरवरी 2019 से करना शुरू किया। तो अगर आप उसको दुरुस्त मान लें तो ये देखना पड़ेगा कि क्या इसका जो असर होने की कोशिश की है वो ब्लैकमेलिंग के टाइम से शुरू होती है या कि ड्यूरिंग ट्रायल भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। फरवरी 2018 में लगे हैं ये, अगस्त 2018 में केस मिला है इनको, दिसंबर 2018 में फैसला सुना दिया है इन्होंने। और जब आप बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि इस बात को देखना पड़ेगा कि इनको लगाया कहीं इस इंटेंशन के साथ नहीं गया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिकमेंड करता है, उसके बाद हुकूमत लगाती है, तो आप ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया तो वो किसी तरीके से नून लीग के साथ या शरीफ खानदान के साथ मिली भगत के साथ किया। वो एक जज पे सवाल उठाएं उसकी वीडियो दिखा के, तो आप कहते हैं इदारों पे हमला कर दिया, आप पूरी की पूरी कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए अपॉइंटमेंट के लिए जब होती है तो कंसल्टेशन होती है लॉ मिनिस्ट्री के साथ, और ये जज साहब तो वैसे भी पंजाब से आए थे, तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको हम सवाल हाई कोर्ट पे नहीं उठा रहे या किसी एक मिनिस्ट्री के ऊपर नहीं उठा रहे, पूरे प्रोसेस के ऊपर उठा रहे हैं। क्योंकि इस बयान के मुताबिक एक शख्स जो पूरे इस एपिसोड में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, वो आके ये दावा करता है और ये बताता है कि जी आपकी अपॉइंटमेंट हमने करवाई है यहाँ पर। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए क्या ये बेहतर नहीं है कि इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए कि इस अपॉइंटमेंट में तो कहीं इस तरह का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया? मैं बतौर वकील, क्योंकि ज़रा आप सीनियर एक बैरिस्टर है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको जज साहब की बात में कितना वजन नज़र आता है। पहले तो उन्हें तैनात करा दिया गया और उनको बताया नहीं गया कि हम तुम्हें तैनात करा रहे हैं, फिर जब उनके पास केस आया तो फिर उन्हें बताया गया हमने तुम्हें तैनात कराया था, इसलिए ज़रा इस केस पर हल्का हाथ रखना। फिर उनको धमकियां भी दी जा रही हैं। वीडियो में वो जिक्र कर रहे हैं जो कि मरीम नवाज़ ने दिखाई कि मुझे किसी और ब्लैकमेल कर रहा था। एफिडेविट में वो कह रहे हैं कि मुझे तो शरीफ खानदान ही एक और वीडियो पर ब्लैकमेल कर रहा था। हर एक को वो अलग अलग वर्जन दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मुझे धमकियां मिल रही थी, फिर भी मैंने केस का फैसला उनके खिलाफ सुना दिया। धमकियां फिर भी मिल रही थी, केस का फैसला तो सुना दिया, मगर मजबूर हो गया जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिलने के लिए। फिर मजबूर हो गया मैं उम्रे पे जाके हुसैन नवाज से मिलने के लिए। और हुसैन नवाज को कैसे पता चल गया? लाखों लोग जाते हैं उम्रे पर, कौन से होटल में रुके, मस्जिद नबी से निकले तो भट्ट साहब उनका इंतजार कर रहे थे। ये सब आपको सेंस बना रही है ये सारी की सारी बातें जिस सीक्वेंस में ये बोल रहे हैं, इस एफिडेविट में आपको यकीन आ रहा है इन सारी बातों पर? ये देखिए हम हरगिज़ ना इनकी एफिडेविट की बातों को मान रहे हैं और ना ही हम ये मान रहे हैं जो वीडियो में दिखाया गया है। हम ये कहते हैं, हम पहले भी कहते थे कि वीडियो की भी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और जुडिशल फोरम से होनी चाहिए, और अब हम भी कहते हैं कि जो इसमें एफिडेविट आ गया है इसके अंदर जो चीज़ें हैं इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। देखिए कोई भी जब स्टेटमेंट आती है, एविडेंस होती है, उसको एज इट इज़ कबूल नहीं कर लिया जाता, उसके साथ कोई करॉबरेटिंग एविडेंस ज़रूर देखा जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि इनकी जो एफिडेविट है और वो जो वीडियो है, दोनों जो चीज़ें बतलाने की कोशिश कर रही हैं, असल हकीकत क्या है, और बाकी जो शवाहिद जो कि इन्वेस्टिगेशन से मालूम हो सकते हैं वो किस स्टोरी या किस वर्जन को करॉबरेट करते हैं। बिकॉज अगर जज साहब की स्टोरी जो है वो करॉबरेट हो जाती है तो फिर इसमें से नए केसेस, क्रिमिनल चार्जेस भी जन्म ले सकते हैं, जैसा आज लॉ मिनिस्टर साहब ने भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया। सेक्शन 31A नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का वो इस चीज़ के ऊपर स्पेशल बात करता है, और जो लोग मुलव्वस हो सकते हैं वीडियो बनाने में, ब्लैकमेल करने में और बाद में इसको इस्तेमाल करने में, उनके ऊपर वो 31A का इतलाक हो सकता है। और अगर ये सारा कंडक्ट जज के ऊपर चला जाए और जिस तरह से दूसरी पार्टी कह रही है उनका मंजर मान लिया जाए तो फिर ये केस के ऊपर सवालिया निशान हो सकता है। तो इसलिए पूरे मामले की तफ्तीश
तफ्तीश जुडिशल फोरम के ऊपर होना और इसका क्या असर हुआ ये होगा, और ये दो हिस्सों में हो सकता है। एक तो वो जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस चीज़ को इसकी क्रिमिनल अपील के साथ अपेंड कर दिया इनके एफिडेविट को, और अब जब वो अपील सुनी जाती है उस अपील में ये वीडियोस भी आई एम श्योर जो अक्यूज्ड हैं इसके अंदर कॉन्विक्ट हैं वो इस वीडियो को भी शायद सामने लेके आएंगे और कोर्ट के सामने भी शायद ले आएँ। फिर कोर्ट ये देखेगी, वहाँ पे टेस्ट होगा इसकी एविडेंशरी वैल्यू का कि इन तमाम चीज़ों का एज अ सबूत क्या किरदार है, इसकी ये कितनी सच्चाई इसके अंदर है, इसमें कोई प्रोब किया जाना है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इस तमाम चीज़ ने फैसले के ऊपर कैसे असरअंदाज हुआ है वो आपको लिखे हुए फैसले से मालूम होगा, क्योंकि फिर आप उसमें केस के मेरिट्स पे चले जाएंगे कि उसके अंदर जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है वो एविडेंस किस नौइयत का है, जज ने क्या किरदार अदा किया है। उसके बाद अगर ये नज़र आता है बायस है तो वो रिट्रायल भी कर सकते। आप बिल्कुल कानूनी बात अब कर रहे हैं कि कानून इस सारे मामलात में क्या कहता है। सब तो ज़ाहिर एक उनका रिटन स्टेटमेंट है एफिडेविट, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें नासिर भट्ट ने बाकायदा तौर पर एक वीडियो के हवाले से और जंजुआ ने ब्लैकमेल किया, और उनकी एक पुरानी वीडियो थी जिसके हवाले से जिसमें वो एक क्वेश्चनेबल वीडियो थी और ब्लैकमेल किया गया। अब ये लिखे हुए वर्ड हैं। अब दूसरी तरफ एक वीडियो है जो मरियम नवाज ने रिलीज की, जिसको हमने बड़ा करीब से मुशाहिदा किया। तो जब खुद जज साहब बता रहे हैं कि मेरी एक पुरानी वीडियो थी और मुझे ब्लैकमेल किया गया, तो उसमें नासिर भट्ट बहुत हैरत का इजहार कर रहे हैं, अच्छा आपकी वीडियो थी तो उनके हाथ कैसे लग गई। और फिर जज साहब बता रहे हैं कि बस हो जाता है और मैं सुसाइड का और इतने मामलात हो जाते हैं। तो नासिर भट्ट बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार कर रहे हैं। अगर नासिर भट्ट वो था जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, उन्हें रिश्वत ऑफर कर रहा था, उन्हें वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रहा था, तो यहां तो जज साहब उन्हें जब अपनी वीडियो का बता रहे हैं कि कोई और उन्हें वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रहा था, तो वो खुद बड़े हैरान हो रहे हैं। तो लिखी हुई बात माने उनकी या जो उस वीडियो में नजर आ रहा है वो माने उनका? देखिए बात यह है कि उस वीडियो के अंदर जो चीज़ें हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, और इस एफिडेविट के अंदर दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर तफ्तीश होनी है कि कौन सी बात दुरुस्त है। क्योंकि उस वीडियो के अंदर अगर आप उसको को रिलेट करें इस एफिडेविट के अंदर जो बात की गई है, तो उनको ये भी एफिडेविट बात करता है कि उनसे कुछ बातें ऑडियो में रिकॉर्ड करवाई गई, और फिर जब उनको नवाज शरीफ से मिलाया गया, और इसलिए मिलाया गया कि उनको उस वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया। तो ये, और फिर उसके बाद इसमें जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि नासिर भट्ट है जो इस एफिडेविट में लिखा हुआ है कि मुझे 4 से 5 कत्ल के मुकदमात में बरी करवाया गया, और ये भी फैक्ट है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल मुकदमात चले थे। तो ये इस तमाम चीज़ों को उस पैराए में ही देखा जाएगा शाहजेब, क्योंकि आप किसी जो वीडियो के अंदर चीज़ें उसकी अथेंटिसिटी के उसके अंदर क्या वॉइस ओवर जो कि इनकी पहली रिलीज़ में भी आया कि मेरी आवाज़ किसी वक्त की रिकॉर्ड की हुई और वीडियो किसी वक्त की रिकॉर्ड को मिक्स किया गया, वो भी देखना होगा। और दूसरा ये है कि इनकी एक मुलाकात नहीं हुई, मुसलसल मुलाकातें हुई। फिर ये भी सवाल उठेगा कि ये जज साहब कैसे उठ के चले गए सऊदीया, और क्या ये हसीन इतफाक़ था कि वो नासिर भट्ट उनको वहाँ मिला और उसने कहा कि नहीं अब आप हुसैन नवाज से मिलें, या ये सारा प्लान था और वो उनको लेके गए और उनको मिलाया। ये सब चीज़ें सवाल हैं। फिर दूसरा ये है कि ये अगर वाकई ही ज़मीर की आवाज़ थी और वो बड़े ख़तरात में थे और उनको लगता था कि उनको यहाँ पे प्रेशराइज कोई कर रहा है, तो फिर जब ये हज पे गए, उम्रे पे गए हुए थे, तो सब फैमिली के साथ थे, तो वो जो ऑफ़र का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो ऑफ़र ना भी होती कि उनको 50 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा, बाहर सेटल कर दिया जाएगा, तो फिर भी वो बाहर भी रह सकते थे। वो वापस क्यों कर आगे अगर उनके ऊपर यहाँ से कोई इस तरह का ऑफिशियल इदारा या कोई भी